हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग प्योर सब्सटेंसेस से। हमने पिछले वीडियो में देखा था मैटर का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मैटर को क्लासिफाई किया था मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में। फर्दर जो है हमने मिक्सचर को क्लासिफाई किया था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्योर सब्सटेंसेस जो है वो मिक्सचर से अलग होते हैं। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के। अब ग्लूकोज में देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है और इनके पार्टिकल का कॉम्पोजिशन सेम होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ग्लूकोज को पानी में डाल दो, प्योर वाटर में डाल दो तो ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, और गंदे पानी में डाल दो तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज होगा। बिल्कुल नहीं, जो ग्लूकोज का कॉम्पोजिशन है ना वो सेम रहेगा। Hence, like all other pure substances, glucose has a fixed composition. तो जैसे कि बाकी pure substances fixed composition में होते हैं, वैसे ही ग्लूकोज का जो composition होगा substances का वो एकदम fixed position में होंगे। Also, its constituent carbon, hydrogen, oxygen cannot be separated by simple physical methods. तो देखिए ये point जो है ना वो नोट करने वाली है कि जो हम लोग ना ग्लूकोज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको सिंपल फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अब एलिमेंट्स कैसा है, तो एलिमेंट्स में जो पार्टिकल होते हैं ना उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम होंगे, एंड दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल। और ये पार्टिकल एटम की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप एटम के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा ना, क्लास 8 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ तो पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा होगा और इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। और इनके जो एटम्स होते हैं ना सब एक ही तरह के होते हैं। हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। अब अलग अलग एटम है ना तो अलग अलग एटम का जो नेचर भी होगा अलग अलग होगा। जैसे कि सोडियम का एटम है तो उसका नेचर अलग, हाइड्रोजन का एटम है तो उसका नेचर अलग। तो सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन एटम एज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखो कुछ एलिमेंट्स है सोडियम और कॉपर जो है वो एटम, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके एटम्स होते हैं। whereas in some other the constituent particles are molecules which are formed by two or more molecule। तो कुछ कुछ ऐसे भी हमारे substances हैं जिनमें constituent particles जो हैं वो अलग अलग एटम्स होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, which are formed by two or more atoms। तो देखिए ये मॉलिक्यूल्स का आप डेफिनेशन समझ लो कि the particles are, देखिए, the constituted particles are molecules which are formed by two or more atoms। मतलब एक से ज्यादा एटम से जो बन जाए उनको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन व्हिच टू एटम्स कंबाइन टू गिव द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल एज इल्यूस्ट्रेटेड इन द फिगर 1.3। तो देखिए फिगर 1.3 को देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अब आप देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। तो ये अलग अलग एटम के अलग अलग एटम है, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है तो अलग अलग इनका नेचर भी होगा। अब वही आप देखो, ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं, हमारा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। देख रहे हो, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पर। तो वैसे ही आप देखो, एक ऑक्सीजन आया और दूसरा ऑक्सीजन आया, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एटम्स और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। अब तो when two or more atoms of different element combine together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये आप देख रहे हो ना, जब दो और दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं एक डिफिनाइट रेशियो में, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। देखिए कितना चालाक है हमारा एनसीईआरटी। यहां पर हमने एटम के बारे में बता दिया, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में आप समझ गए, और इसका डेफिनेशन कंपाउंड का हम समझ सकते हैं। कि जब दो और दो से ज्यादा एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं एक साथ, वो भी एक फिक्स रेशियो में, तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाता है? कंपाउंड। Moreover, the constituent units of a compound cannot be separated into simpler substances by physical method। तो देखिए एक और जरूरी बात कंपाउंड के बारे में, कि जो आपके ये जो कंस्टिट्यूएंट है ना कंपाउंड के, इनको आप सिंपल जो है फिजिकल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते। तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। इसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? केमिकल मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, और कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, शुगर हो गया। ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं कंपाउंड के। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। तो देखिए फिगर देख लेते हैं कि हमारे कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, और आपको और समझने में आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा H2O वाटर मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया गया है मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है, ये एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। ठीक है, वाटर यहाँ कितना, हाइड्रोजन जो है 2:1 के रेशियो में है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन कितने के रेशियो में? 1:2 के रेशियो में है इसका। और अगर आप देखो, आप पानी को ना किसी, आप मान लो कि जार में डाल दो, या फिर पानी को आप बर्फ बना दो, कुछ भी कर दो, पानी का जो कॉम्पोजिशन है ना वो 1:2:1 ही रहेगा थ्रू आउट, आप कुछ भी कर लो। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप या तो रूम में देखो या फिर कहीं भी, जो आप प्लांट आप जो एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रेशियो देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो 1:2 ही रहेगा। मतलब कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहने वाली है कंपाउंड में, और इसीलिए हम इन्हें कंपाउंड के एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। चलिए, सो नोट दैट अ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइजेस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वही चीज बोली गई कि वाटर को आप देखोगे इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। सिमिलरली आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है जो कि 1 कार्बन एटम से कंबाइन किए गए। दस एटम ऑफ डिफरेंट elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है ना कंपाउंड में, वो एक फिक्स्ड एंड डिफिनाइट रेशियो में प्रेजेंट है, और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, किनका? कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक वही होगा जो उनके एलिमेंट्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक वही होगा। देखो जो आपका एक, देखिए इसको और अच्छे समझते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एटम फ्रॉम दोज ऑफ इट्स, देखो इसको समझते हैं। ये जो हमारे कंपाउंड है ना, आप देखो वाटर को देखो, और यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है बात समझाती हूँ, आपको जान कर लगेगा कि वाओ ये कैसे हो सकता है। देखो हाइड्रोजन जो है ये जलता है पॉप साउंड से। मतलब हाइड्रोजन जो है वो, अगर आप अकेला हाइड्रोजन ले लो ना, तो वो क्या करता है? जल जाता है, वो भी पॉप साउंड से। ऑक्सीजन देखो तो वो क्या है? कंबशन को सपोर्ट करता है हमारा ऑक्सीजन। और अगर आप दोनों को जो है मिला दो तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है यहाँ पर। वहीं यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन का भी जो नेचर है कैसा है? वो जल जाता है विद अ पॉप साउंड। और ऑक्सीजन भी जो है वो क्या है? कंबशन का सपोर्टर है।
लेकिन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर, जिसको हम लोग आग बुझाने में काम करते लेते हैं। तो देख रहे हो आप, नेचर इज रियली डिफरेंट। मतलब जो कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट है ना आपके, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है उससे कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है जो कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप जरा ध्यान से सुनना। देखो, हमारा जो सोडियम है, ठीक है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। अगर आप इसको ऐसे ही ओपन रख दिया ना तो ये आग पकड़ लेता है। पानी में भी रख दो तो वहां भी आग पकड़ दो। इसको हम लोग ना, सोडियम को ऐसे ही एकदम मतलब ओपन में नहीं रख सकते। इसको हम लोग, ये इतना रिएक्टिव होता है ना कि कहीं भी रख दो आप, वहां पर वो बर्न हो जाता है, आग लग जाती है उसके कारण। तो इसको हम लोग पेट्रोलियम में जो है, पेट्रोल में ना डाल कर रखते हैं सोडियम को, ताकि जो है सोडियम को रख सके ताकि आग ना लगे। ठीक है, अब वैसे ही अगर क्लोरीन देखो तो ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। आपने सुना होगा कि जो सोने के गहने बनते हैं ना, तो क्यों बनते हैं सोने के गहने, क्यों इतने पॉपुलर है? क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता सोना उतना, उतना मतलब उसका जो कलर है वो बरकरार रहता है सालों दो साल, और वो अपना प्रॉपर्टी जो सोना जो है वो मेंटेन करके रखता है, इसीलिए उसके गहने बनाते हैं हम लोग। लेकिन ये जो हमारा प्यारा सा क्लोरीन है ना, आप नेसेंट क्लोरीन को लोगे तो ये इतना रिएक्टिव होता है कि वो गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अब देखो, सोडियम जो है हाई कंबस्टिबल, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ओपन में रख दोगे आग लग जाएगी वहां पर। और जो क्लोरीन है ना, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है। अब दोनों को मिला दो, NaCl बन गया। NaCl सुना सुना लग रहा है ना? तो ये जो NaCl है कुछ नहीं बल्कि आपका सॉल्ट है, नमक। दोनों को मिला दो तो नमक बनता है, जिसको हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, नमक को। तो देख रहे हो आप कि ये जो आप देख रहे हो ना, सोडियम और ये क्लोरीन, इन दोनों को आपने कंबाइन किया। सोडियम का अलग प्रॉपर्टी देखा तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करता है, क्लोरीन अपना अलग प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये जो है अलग ही कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे। ये हमारा कंपाउंड हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। Physical and chemical properties. Every substance has a unique or characteristic property. These properties can be classified into two categories: physical properties और chemical properties. अब देखो, किसी भी सब्सटेंस में ना उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके कारण हम उस सब्सटेंस को जानते हैं। डायमंड देखो कितना चमकता है, डायमंड है ना, कितना हार्ड होता है डायमंड। सोना देखो तो कितना वो हम लोग यूज करते हैं गहने बनाने में। तो हर सब्सटेंस को हम लोग उसके प्रॉपर्टी के कारण जानते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया जैसे कि कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गए हमारे? तो कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विथ एसिड एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज नाम से समझ में आता है। कंपोजिशन क्या है उसका, वो उसमें कंबस्टिबिलिटी कैसी है, रिएक्टिविटी कैसा शो करता है एसिड और बेसिस के साथ, तो उस बेसिस पे हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, एंड द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर केमिकल चेंज टू अकर। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मेजर करने के लिए उस सब्सटेंस को चेंज करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, जानने के लिए आपको उसमें केमिकल चेंज करना पड़ेगा। केमिकल चेंज करोगे तब जाके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर पाओगे आप। ठीक है, तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ ए केमिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की इनको पता करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें केमिकल चेंज करो।
ठीक है, द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दीज इंक्लूड एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबसिबिलिटी। सेम वही चीज की कंबसिबिलिटी और एसिडिटी, बेसिसिटी किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो केमिस्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस के बारे में। उनका जो बेसिक नॉलेज होता है वो कहां से आता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख के बताते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस ऐसा होगा। विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग? मेजरमेंट के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है, जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, ये क्योंकि न्यू टॉपिक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इसमें देखोगे जो आपका बेसिक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, जो आपके 7 है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।